नमस्कार, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार चौहान। आज आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर में हम जो है आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्त्रीकेसर, गुरु बीजाणुदानी और गुरु बीजाणु जनन के बारे में। तो टॉपिक जो आज का हमारा है वो है स्त्रीकेसर, गुरु बीजाणु धानी एवं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। तो ये टॉपिक है हमारा। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्त्रीकेसर के बारे में। क्या है स्त्रीकेसर, किसे कहा जाता है, ठीक है। तो स्त्रीकेसर क्या है, किसे कहा जाता है। देखिए, पुष्प का जो मादा जननांग है वो होता है जायांग, जिसको गाइनोशियम भी कहा जाता है। और जायांग की जो इकाई होती है उसको अंडप या स्त्रीकेसर कहते हैं। और अंडप या स्त्रीकेसर जो होती है उसको गुरु बीजाणुपर्णी भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपने जब फूल की अगर संरचना पढ़ी होगी तो उसमें पुष्प की संरचना में आपने देखा होगा कि जो पुष्पासन जो होता है, पुष्पासन के ऊपर सारे के सारे जो है पुष्पांग पाए जाते हैं, ठीक है। उस पुष्पांग में आपने देखा होगा सबसे पहले बाह्यदल पाए जाते हैं। बाह्यदल के बाद में पाए जाते हैं क्या, दल, और इसके साथ में ही पाए जाते हैं पुमंग और जायांग। क्या पाए जाते हैं, पुमंग पाए जाते हैं और साथ में क्या पाए जाते हैं, जायांग पाए जाते हैं। जैसे ये पुमंग हो गए और यहाँ पर ये पाया जाता है क्या, जायांग पाया जाता है। तो ये जो जायांग है, जायांग को ही क्या कहा जाता है, मादा जननांग। जायांग को क्या कहेंगे हम, मादा जननांग। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कि पुष्प का मादा जननांग, पुष्प का मादा जननांग जायांग यानी कि गाइनोशियम होता है, ठीक है। और जो जायांग है, जायांग की इकाई को क्या कहा जाता है, स्त्रीकेसर। जायांग की इकाई को, जायांग की इकाई को अंडप या स्त्रीकेसर, ठीक है ना, या कार्पल भी कह सकते हैं। स्त्रीकेसर या क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। अब अंडप जो है मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा हों और अगर जुड़े हुए हो, संयुक्त हो, तो उसको कहेंगे युक्ता अंडपी। और अंडप अगर मान लीजिए पृथक हो तो उसको कहा जाता है वियुक्ता अंडपी कहा जाता है। अंडपों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तथा अंडप संयुक्त हो तो इसे युक्ता अंडपी, क्या कहेंगे इसको, युक्ता अंडपी, ठीक है, यानी कि सेनकार्पस, युक्ता अंडपी कहते हैं। अगर मान लीजिए कि अंडप जो हैं वो कैसे हो, पृथक हो, यदि अंडप पृथक हो तो इसे वियुक्ता अंडपी कहते हैं, ठीक है। अब बार बार मैं यहाँ पे अंडप शब्द लिख रहा हूँ, अंडप को ही हम क्या कहते हैं, स्त्रीकेसर कहते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए कि कार्पल, अंडप या स्त्रीकेसर की अगर संरचना देखें तो उसमें कितने भाग दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए ये ठीक है, ये अंडप है। अब इसमें आप देखोगे 3 भाग दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है उसको कहते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है, या इसको कहते हैं स्टिग्मा। फिर ये होता है स्टाइल, जिसको कहा जाता है वर्तिका।
और सबसे नीचे की तरफ जो फूला हुआ भाग दिखाई देता है इसको कहते हैं क्या? अंडाशय या ओवरी कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसी ओवरी के अंदर यहाँ पर उपस्थित होता है क्या? बीजांड, जिसको ओव्यूल कहते हैं। और ये जो बीजांड जो है, इसी बीजांड को, इसी ओव्यूल को कहा जाता है गुरु बीजाणु दानी। क्या कहेंगे इसको? गुरु बीजाणु दानी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पॉइंट के अंडक या स्त्री केसर को गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं, ठीक है। अंडक या स्त्री केसर को क्या कहते हैं हम? गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। अंडक के मुख्य 3 भाग होते हैं। अंडक के मुख्य कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। और वो दिख रहा है आपको, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। क्या क्या है? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और अंडाशय में ही क्या पाया जाता है? बीजांड पाया जाता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु दानी। अंडाशय में बीजांड पाया जाता है, जिसे गुरु बीजाणु दानी कहते हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ तक हम फिर से देख लेते हैं। क्या पढ़ा हमने? स्त्रीकेसर के बारे में पढ़ना शुरू किया हमने कि पुष्प का मादा जननांग क्या होता है? जायंग होता है। जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये पुष्प की संरचना है। पुष्प की संरचना में आप देख सकते हो, ये सबसे नीचे की तरफ ये पाया जाता है पुष्प व्रंत, ये होता है पुष्पासन, फूला हुआ भाग, और सबसे बाहर की तरफ पाए जाते हैं बाह्य दल, फिर पाए जाते हैं इसमें दल, फिर आता है पुमंग, और सबसे अंत में भीतर की ओर क्या पाया जाता है? जायंग पाया जाता है। और जायांगी जो है पुष्प का क्या कहलाता है? मादा जननांग कहलाता है, ठीक है ना। और जायांग की जो इकाई होती है, जायांग की इकाई को अंडक या स्त्रीकेसर या क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं, ठीक है। अगर अंडकों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो और अंडक संयुक्त हो यानी जुड़े हुए हो तो इसको क्या कहेंगे? युक्तांडपी कहते हैं। और यदि अंडक पृथक हो तो उसे क्या कहेंगे? वियुक्तांडपी कहते हैं। अब अंडक को या स्त्रीकेसर को हम जो है गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। और अंडक के मुख्य 3 भाग दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर वाला वर्तिकाग्र, मध्य में वर्तिका, और सबसे नीचे फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। और इसी अंडाशय में बीजांड पाया जाता है, और इसी बीजांड को हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु दानी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? गुरु बीजाणु दानी कहेंगे। अब अगर मान लीजिए कि जो अंडाशय है, अंडाशय की क्या काटी जाए? अनुप्रस्थ काट काटी जाए, ठीक है। अंडाशय की क्या काट ली जाए? अनुप्रस्थ काट। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर अंडाशय आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस अंडाशय की क्या काटी हमने? अनुप्रस्थ काट काटी। तो अनुप्रस्थ काट जब काटते हैं तो ये इस तरीके से मान लीजिए हमें दिखाई दे, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ तो हमें दिखाई देती है अंडाशय भित्ति। क्या दिखाई देगी? अंडाशय भित्ति दिखाई देगी। और बीच में जो है फूला हुआ भाग दिखाई देता है। अंडाशय के बीच में क्या दिखाई देता है? एक फूला हुआ भाग दिखाई देता है। और इस फूले हुए भाग को कहा जाता है बीजांडासन। क्या कहेंगे इसको? बीजांडासन कहेंगे। और ये पट पाए जाते हैं ये इस तरीके से, जिसकी वजह से कोष्ठ बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये बन गए क्या? कोष्ठ। ये है क्या? पट, ठीक है। और इसी बीजांडासन पर बीजांड व्रंत की सहायता से, किसकी सहायता से? बीजांड व्रंत की सहायता से क्या जुड़े रहते हैं? बीजांड जुड़े रहते हैं। क्या जुड़े रहेंगे? बीजांड। तो अब आप देख सकते हो ये है बीजांड, ठीक है ना। जो बीजांडासन पर जुड़े हुए हैं किसकी सहायता से? ये आप बीजांड के नीचे ये डंडी जैसी संरचना आप देख रहे हो,
इस डंठल नुमा या डंडी जैसी संरचना को ही हम क्या कहेंगे? बीजांड व्रंत कहेंगे। क्या कहेंगे? बीजांड व्रंत। तो ये जो है यहाँ पे हो जाएगा बीजांड व्रंत। क्या हो जाएगा ये? बीजांड व्रंत। तो यहाँ तक आपने समझा, ठीक है, स्त्रीकेसर के बारे में। अब जो हम इसी टॉपिक में अगला जो स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, वो आ जाएगा गुरु बीजाणु दानी। अगली हेडिंग जो हमारी रहेगी वो क्या रहेगी? गुरु बीजाणु दानी। ये हमने पढ़ा अभी स्त्रीकेसर के बारे में। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं इसमें। अगला जो टॉपिक रहेगा वो है इसी में गुरु बीजाणु दानी के बारे में। क्या है गुरु बीजाणु दानी, जिसको बीजांड भी कहा जाता है, समझेंगे उसके बारे में हम। तो अगला जो टॉपिक है वो है गुरु बीजाणु दानी, या इसी को हम क्या कहते हैं? बीजांड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी संरचना हमें पढ़नी है, क्या और कैसे होती है इसकी संरचना। देखिए, गुरु बीजाणु दानिया जो बीजांड होता है, ठीक है, इसका अधिकांश भाग जो होता है मृदुत्वकीय कोशिकाओं का बना होता है, और इस भाग को कहा जाता है बीजांड काय। क्या कहा जाता है इसको? बीजांड काय कहा जाता है। और इस बीजांड काय को घेरे हुए दो आवरण पाए जाते हैं, जिनको अध्यावरण कहा जाता है। बाहर की तरफ जो पाया जाता है वो कहलाता है बाह्य अध्यावरण, और जो अंदर की तरफ पाया जाता है उसको क्या कहेंगे? अंतः अध्यावरण। तो दो अध्यावरण हो जाएंगे, एक है बाह्य अध्यावरण और एक हो जाएगा क्या? अंतः अध्यावरण। ठीक है, और इसके साथ में आप देखोगे कि भीतर की तरफ जो होता है बीजांड काय के अंदर की तरफ पाया जाता है भ्रूणकोश। ठीक है ना, और इसी भ्रूणकोश में आप देखोगे अंदर की तरफ उपस्थित होती है इसमें क्या? कोशिकाएं। ये इस प्रकार से। अब क्या है, नामकरण कैसे करें? तो मैंने जैसा कि कहा आपको कि अधिकांश भाग जो होता है मृदुत्व की कोशिकाओं का बना होता है बीजांड का, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बीजांड काय। तो ये हो गया इसमें बीजांड काय। और बीजांड काय को घेरे हुए दो आवरण पाए जाते हैं, कौन कौन सा? एक तो है इसमें बाह्य अध्यावरण, और एक आ जाएगा इसमें कौन सा? अंतः अध्यावरण। तो बाह्य अध्यावरण और एक क्या हो जाएगा? अंतः अध्यावरण। अब कई बार क्या होता है कि जो बीजांड काय है, बीजांड काय को अध्यावरण घेर करके रखते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बीजांड काय को अध्यावरण घेर नहीं पाते, वहाँ पर एक छोटा सूक्ष्म छिद्र बन जाता है जिसको कहा जाता है बीजांड द्वार। तो ये हो जाएगा यहाँ पर बीजांड द्वार। देख लीजिए आप कि इस जगह पर जो अध्यावरण जो होते हैं इस बीजांड काय को नहीं घेर पाते हैं, वहाँ पर सूक्ष्म छिद्र बन गया जिसको हमने क्या नाम दिया? बीजांड द्वार नाम दिया। और मान लीजिए कि जब अध्यावरण की संख्या 2 होती है तो ऐसे बीजांड को कहा जाता है द्विअध्यावरणीय बीजांड। अगर केवल एक ही अध्यावरण हो तो उसको कहते हैं एक अध्यावरणीय बीजांड, और अगर अध्यावरण नहीं हो, अनुपस्थित हो, तो उसको कहा जाता है अध्यावरणीय बीजांड। ठीक है,
तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर मान लीजिए कि जो अध्यावरण है, अध्यावरण संख्या में कितने हों, 2 हो, या फिर अध्यावरण जो है ये संख्या में कितना हो, 1 हो, या फिर जो अध्यावरण जो है ये अध्यावरण इसमें क्या हो, अनुपस्थित हो, तब ऐसी स्थिति में अध्यावरण के आधार पर आप देख सकते हो बीजांड जो है वो 3 प्रकार का हो गया। कैसे? 2 अध्यावरण जिसमें पाया जाता है वो तो कहलाता है द्विअध्यावरणीय, ये कहलाएगा एक अध्यावरणीय, और ये कहलाएगा अध्यावरणीय बीजांड कहलाएगा। ठीक है ना। तो अध्यावरण संख्या में कितने हैं इस आधार पर भी जो बीजांड है वो 3 प्रकार का हो गया, द्विअध्यावरणीय, एक अध्यावरणीय और अध्यावरणीय बीजांड। ठीक है। तो हमने देखा कि बीजांड काय को घेरे हुए 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, एक होता है जिसको बाह्य अध्यावरण कहते हैं और दूसरा जो भीतर की तरफ पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, अंत अध्यावरण कहते हैं। और ये दोनों अध्यावरण बीजांड काय को जिस स्थान पर नहीं घेर पाते वहां पर एक छोटा सूक्ष्म छिद्र बन जाता है जिसको क्या कहते हैं, बीजांड द्वार, और बीजांड द्वार के ठीक विपरीत दिशा में पाया जाता है निभाग, या जिसको चेलेजा भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में ये यहाँ पर पाया जाता है बीजांड व्रंत, जिसकी सहायता से यह बीजांडासन पर जुड़ा होगा बीजांड, और बीजांड व्रंत और ये बीजांड दोनों जिस स्थान पर जुड़ते हैं इनके संधि स्थल को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है हाइलम। क्या कहेंगे, हाइलम कहेंगे। और हाइलम के ठीक ऊपर की ओर एक कर्व पाया जाता है, एक उभार पाया जाता है, और इस उभरी हुई संरचना को कहा जाता है राफे। क्या कहा जाता है, इसको राफे कहा जाता है। अब बीजांडकाय के भीतर, ठीक है, उपस्थित होता है भ्रूण कोश। क्या उपस्थित होता है, भ्रूण कोश उपस्थित होता है, और इसी भ्रूण कोश में आप देखोगे निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं आपको दिखाई देती है जिनको कहा जाता है प्रति व्यासांत, ठीक है, या प्रति ध्रुवी कोशिका, या इसको एंटीपोडल कोशिका भी कहते हैं, जो संख्या में कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है। फिर यहाँ पर मध्य भाग में यहाँ पर पाया जाता है द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक। क्या पाया जाता है इसमें, द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। फिर यहाँ पर ये 3 कोशिकाएं जो बीजांडदार की तरफ पाई जाती है, ये 1, 2 और 3, ये कहलाता है अंड समुच्चय, जिसमें से एक पाई जाती है इसमें अंड कोशिका। ठीक है। और ये 2 जो होती है, ये 2 कहलाती है इसमें सहाय या सहायक कोशिका, साइनेटिड सेल भी कहते हैं। और ये तीनों कोशिकाएं मिल करके बनाती है क्या, अंड समुच्चय। तो ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये संरचना है किसकी, गुरु बीजाणुधानी की, यानी कि बीजांड की। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिएगा गुरु बीजाणुधानी या बीजांड के बारे में। ठीक है। तो बीजांड व्रंत की सहायता से बीजांडासन पर जुड़ा होता है कौन, बीजांड, जिसको हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। ठीक है। और गुरु बीजाणुधानी का जो अधिकांश भाग होता है वो मर्दुत्व की कोशिका से बना होता है, जिसको क्या कहते हैं, बीजांडकाय कहते हैं। और बीजांडकाय को घेरे हुए क्या पाए जाते हैं, आवरण पाए जाते हैं। अगर 2 आवरण पाए जाते हैं तो वो द्विअध्यावरणीय बीजांड कहलाएगा, अगर 1 पाया जाता है तो वो एक अध्यावरणीय बीजांड कहलाएगा, अगर आवरण अनुपस्थित है तो वो क्या कहलाता है, अध्यावरणीय बीजांड कहलाता है। और अध्यावरण जिस जगह पर बीजांडकाय को नहीं घेर पाते हैं वहां पर एक छोटा सूक्ष्म छिद्र बन जाता है, जिसको क्या कहेंगे, बीजांड द्वार कहेंगे। और बीजांड द्वार के ठीक विपरीत दिशा में क्या पाया जाता है, निभाग या चेलेजा पाया जाता है। फिर बीजांड व्रंत और बीजांड दोनों के जो संधि स्थल है, इन दोनों के जुड़ने का जो स्थल है उसको क्या कहेंगे, हाइलम कहेंगे। और हाइलम के ठीक ऊपर की तरफ जो उभरा हुआ भाग पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, राफे कहा जाता है। और इस बीजांडकाय के भीतर उपस्थित होता है क्या, भ्रूणकोश। और इस भ्रूणकोश में निभाग की तरफ 3 अगुणित प्रतिव्यासांत या प्रतिध्रुवीय या एंटीपोडल कोशिकाएं पाई जाती है। मध्य भाग में द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। और बीजांडद्वार की तरफ 3 कोशिकाओं से बना हुआ अंड समुच्चय होता है, जिसमें एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो ये है गुरु बीजाणुधानी और बीजांड की संरचना।
इसके बाद में जो अगला टॉपिक जो इसमें आएगा वो है गुरु बीजाणु जनन। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे। अब क्या है गुरु बीजाणु जनन, किसे कहा जाता है, ये आप इसमें अध्ययन करेंगे। देखिए गुरु बीजाणु जनन किसे कहा जाता है, इसको आप समझें। हम इसी में अगला जो टॉपिक ले रहे हैं वो है गुरु बीजाणु जनन। अब क्या है गुरु बीजाणु जनन किसे कहा जाता है? देखिए बीजांड निर्माण के समय, बीजांड निर्माण के समय, ठीक है ना, बीजांड काय की, बीजांड काय की, किसकी? बीजांड काय की कोई एक कोशिका, बीजांड काय की कोई एक कोशिका जिसमें सघन जीव द्रव्य, जिसमें क्या हो, सघन जीव द्रव्य एवं स्पष्ट केंद्रक, सघन जीव द्रव्य और क्या हो, स्पष्ट केंद्रक उपस्थित हो, वह प्रसूतक कोशिका। कैसी कोशिका? प्रसूतक कोशिका, यानी कि आर्कीस्पोरियल सेल की तरह कार्य करने लगती है। किसकी तरह कार्य करने लगती है? प्रसूतक कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। यानी कि यह कोशिका जो है आर्कीस्पोरियल सेल, जिसको प्रसूतक कोशिका कहते हैं, ये प्रारंभिक कोशिका होती है जिससे आगे चल करके निर्माण होता है किसका? गुरु बीजाणु का। तभी तो हम उसको क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु जनन कहेंगे। तो हमने देखा गुरु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ रहे हैं कि बीजांड निर्माण के समय, किसके निर्माण के समय? बीजांड निर्माण के समय, ठीक है। फिर बीजांड काय की कोई एक कोशिका जिसमें सघन जीव द्रव्य और स्पष्ट केंद्र उपस्थित हो, वह प्रसूतक कोशिका की तरह क्या करती है? कार्य करने लगती है। फिर इस प्रसूतक कोशिका में क्या होता है? इस प्रसूतक कोशिका में आगे चल करके होता है परिणत विभाजन। कैसा विभाजन होगा? परिणत विभाजन होगा। और इस विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं बनती है? दो कोशिकाएं बनती है। एक जिसको कहा जाता है प्राथमिक द्वितीय कोशिका, एक को कहेंगे प्राथमिक द्वितीय कोशिका, और दूसरी जो बनती है इसको कहते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। और ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो होती है, ये आगे चल करके बना देती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और इसी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होने पर चार गुरु बीजाणु बनते हैं, ठीक है। बनेंगे चार, लेकिन तीन नष्ट हो जाएंगे और एक सक्रिय गुरु बीजाणु बचता है, ठीक है ना। चार गुरु बीजाणु बनते हैं जिसमें से तीन नष्ट हो जाते हैं। तीन क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाते हैं। एक सक्रिय गुरु बीजाणु बनता है। एक सक्रिय गुरु बीजाणु बनता है, ठीक है। तो अब आप इसमें समझ गए होंगे कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहेंगे, कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से सक्रिय गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को ही क्या कहते हैं?
गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा अच्छे से, गुरु बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है कि इस बीजांड निर्माण के समय बीजांडकाय की कोई एक कोशिका जिसमें स्पष्ट केंद्रक सघन जीवद्रव्य पाया जाता है वह प्रसूतक कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। फिर उसी प्रसूतक कोशिका में परिणत विभाजन होता है जिससे प्राथमिक वित्तीय कोशिका प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनती है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है जिसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं जिसमें से 3 नष्ट हो जाएंगे और 1 सक्रिय गुरु बीजाणु बनता है और इसी संपूर्ण प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मादा मुखोद्भिद का विकास।